रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम डेटा सफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा सफिशिएंसी में क्या है, अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस करे उसका एक मिक्सचर है डेटा सफिशिएंसी, यानी कि एक तरह से ये रिवीजन है कि हम सभी टॉपिक को यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह के होते हैं। डायरेक्शंस दी हुई है हमें यहाँ पे, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर 1 एंड सेकंड गिवन बिलो इट। क्वेश्चन और दो स्टेटमेंट्स दी होंगी नंबर 1 एंड नंबर 2 यहाँ पर, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइड इन द both the statement and sufficient to answer the question. Read the both statement are and तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स में डेटा प्रोवाइड हुआ है वो सफिशिएंट क्वेश्चन के आंसर के लिए या नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है और गिव आंसर ए। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट alone are sufficient to answer the question while the data in statement second alone are not sufficient to answer the question, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट रीड करने के बाद बताना है कि हमें आंसर देना अगर ऑप्शन ए है यहाँ पर, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन, कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में डेटा है वही सफिशिएंट है आंसर के लिए, और वहीं पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसका जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट है गिव आंसर बी, ऑप्शन बी आंसर देना हमने, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जहां पर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो ही सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वहीं पर जो स्टेटमेंट 1 का डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 तरह की ऑप्शन है, जो भी हमें स्टेटमेंट सफिशिएंट रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को मार्क कर देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इज एस द फादर ऑफ एम, कि क्या एस फादर है एम का। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर और हमें बताना है कि जो एस है वो एम का फादर है। इससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है एम इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर एंड आर इज डॉटर ऑफ एस। सेकेंड स्टेटमेंट है एम इज डॉटर ऑफ एल एंड एल इज सिस्टर ऑफ वी। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें इन इन्फॉर्मेशन से बताना है मतलब कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये दोनों स्टेटमेंट उस क्वेश्चन के आंसर के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो अब हमारे को क्वेश्चन को रीड कर ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन हमने ब्लड रिलेशन में करे थे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें एम इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो सेम जनरेशन के हैं, एम इज सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है। तो एम यहाँ पर फीमेल है। नेक्स्ट है क्यू इज सिस्टर ऑफ आर, सेम जनरेशन से है, तो क्यू इज सिस्टर यानी कि ये भी फीमेल है ऑफ आर। आर इज डॉटर ऑफ एस, ठीक है। तो आर इज डॉटर ऑफ, ये डॉटर है, ठीक है, यानी कि ये भी फीमेल है एस। तो अब हमारे पास यहाँ पर एम जो है वो डॉटर है और एस है जो पेरेंट है, लेकिन अभी तक हमें एस का यहाँ पर जेंडर नहीं क्लियर कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। अगर सपोज कि एस फीमेल हो तो ये मदर हुई, ठीक है, और अगर एस मेल हो तो ये फादर होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें जो एस का जेंडर है वो क्लियर नहीं है। तो हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है एम इज डॉटर ऑफ एल, एम इज डॉटर ऑफ एल, जो एम है यहाँ पर वो फीमेल है। नेक्स्ट है एल इज सिस्टर ऑफ वी, एल इज सिस्टर ऑफ वी, ठीक है। तो यानी कि जो एल है यहाँ पर वो भी फीमेल है। तो अभी क्लियर है कि एम डॉटर है और एल फीमेल है, तो यानी कि ये मदर हुई, और अगर ये मदर है तो एस यहाँ पर फादर होगा क्योंकि ये एल फीमेल है और एस यहाँ पर मेल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एस है वो फादर है एम का। तो अब हमें यहाँ क्लियर है कि एल मदर है, एस फादर है और एम डॉटर है। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट के बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि जो एस है वो फादर है एम का। तो यानी कि यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जरूरी है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ई, डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर नेसेसरी क्वेश्चन द आंसर।
ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट है उनका डेटा हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एस फादर है उनका, उसका आंसर हम यहाँ दे पाए। हमारे को सेकंड स्टेटमेंट से क्लियर हुआ कि एल यहाँ पर मदर है। जब एल यहाँ पे मदर है तो ऑब्वियस है कि जो एस है वो यहाँ पर फादर होगा। एल और एस यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है और उनकी डॉटर है एम, क्यू एंड आर। ये तीनों एक ही जनरेशन से हैं। ठीक है, एल और एस एक जनरेशन से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। डेटा सफिशिएंसी का सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आर ऑल द 5 फ्रेंड्स A, B, C, D and E who are seated around circular table facing the center। अब क्वेश्चन को रीड कर हमें ये समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर A sits third to the right of D, D faces the center and B sits second to the right of A। सेकेंड स्टेटमेंट है C sits second to the left of E, E faces the center, D sits second to the right of E। तो अब हमें यहाँ पर जो 5 फ्रेंड्स हैं उनको अरेंज करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ठीक है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट की जरूरत है हमें इनको अरेंज करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में 5 फ्रेंड्स हैं, तो ये सर्कल 5 फ्रेंड्स 1 2 3 4 एंड 5 फ्रेंड्स को हमने अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में A सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, D के राइट से थर्ड पोजीशन पर है A। तो अगर हम D को यहाँ पर रखें तो ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट, क्योंकि इसका फेस सेंटर में है। यहाँ पहले ही मेंशन किया हुआ है कि D फेसेस द सेंटर, तो इसका फेस सेंटर में है, तो इसका राइट हमारा राइट, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। तो राइट से थर्ड पोजीशन पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर है A की पोजीशन। नेक्स्ट है कि B सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ A, B सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ A। अब A का राइट ये है और लेफ्ट ये है। अगर इसका फेस सेंटर में है तो इसका राइट ये है और ये इसका लेफ्ट है। तो इसके राइट से सेकंड पोजीशन पर है B। अगर हम इसके राइट से सेकंड पोजीशन देखिए 1 एंड 2, तो यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पर है राइट से, जब A का फेस सेंटर में है तो यहाँ से सेकंड पोजीशन पर बैठा है D। तो ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि जो इसका फेस है वो सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में नहीं है तो यानी कि इसका फेस है आउटवर्ड। अगर जब इसका फेस आउटवर्ड है तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, तो इसका ये राइट हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फेस बाहर की तरफ है तो इसका राइट लेफ्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से राइट पे सेकंड पोजीशन पर है B, तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर है B। अब हमारे पास यहाँ पर 3 ही पर्सन अरेंज हुए हैं, तो अभी तक हमारे पास 2 पर्सन पेंडिंग है जो कि है C और E। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में C और E से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि C यहाँ हो, E यहाँ हो, या फिर C यहाँ हो और E यहाँ हो। ठीक है, तो अभी तक हमें C और E की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए हम सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में हो सकता है सभी के सभी अरेंज हो जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट में 5 पर्सन अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। स्टेटमेंट है C सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, E के लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर है C और E फेसेस द सेंटर, और E का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। तो E के लेफ्ट से सेकंड, तो E का लेफ्ट ये और राइट ये, तो 1 एंड 2 यहाँ पर आएगा C। नेक्स्ट है यहाँ पे D सीट सेकंड टू द राइट ऑफ C। ठीक है, अब C की पोजीशन ये है, और अगर हम इसके लेफ्ट राइट देखें, अगर इसका फेस सेंटर में हो तो इसका लेफ्ट होगा ये और इसका राइट होगा ये। ठीक है, तो इसके राइट से सेकंड पोजीशन पर है D, 1 एंड 2, यहाँ पर होना चाहिए D, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी E की पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लियर है कि जो C का फेस है वो आउटवर्ड है। ठीक है, आउटवर्ड के कारण जो इनके डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सेकंड पोजीशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर है D की पोजीशन। और सेकंड स्टेटमेंट में भी हमें अब 2 पर्सन्स नहीं पता, A और B। यहाँ पर भी 2 पोजीशंस खाली है, हो सकता है यहाँ A हो और यहाँ B हो, या फिर यहाँ A हो या फिर यहाँ पे B हो। तो अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है। अगर हम दोनों स्टेटमेंट की जो
इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसे कंबाइन करें तो हमारे पास यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो बन जाएगी 1 2 3 4 एंड 5 की जो ए की पोजीशन है वो डी के राइट से थर्ड पोजीशन पर है, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर ए की पोजीशन है। अब हमें ये पता है कि ए का जो फेस है वो आउटसाइड है, ठीक है, सेंटर में नहीं है, वो आउटसाइड है, तो इसका राइट होगा ये, और इसके राइट से सेकंड पोजीशन पर है बी, ठीक है, 1 एंड 2, तो यहाँ पर है बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में देखें, सी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर हम ई को यहाँ पर देखें, ई का फेस सेंटर में है, ठीक है, तो अगर हम ई को यहाँ देखें तो इसका ये राइट है और इसका ये वाली साइड इसकी लेफ्ट है, तो लेफ्ट से सेकंड 1 एंड 2, तो सी की पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। और अब हमें ये भी पता है कि जो सी का फेस है वो आउटसाइड है, ठीक है, अगर आउटसाइड है तो इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट होगा ये, तो आउटसाइड है तो इसके राइट से सेकंड पोजीशन पर है डी, तो 1 एंड 2, तो डी की पोजीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमें क्लियर हो रहा है ये कि यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जरूरी है। तो अब हमें यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जरूरी है। जब हमने इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड किया तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर वो हमें मिला यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में से ऑप्शन ई, ठीक है। तो हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ई कि जो दोनों स्टेटमेंट का डेटा है 1 एंड 2, दोनों का डेटा एक साथ जरूरी है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा डेटा सफिशिएंसी। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है। डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे। क्वेश्चन है हाउ इज केम रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो अब हमें बताना है कि केम जो वर्ड है कि उसका कोड लैंग्वेज क्या होगा, उसको कोड लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ये क्वेश्चन है ये कोडिंग या डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दी हुई है वी केम बाय कार इज रिटन एज 4928, ठीक है, एंड कैन वी बाय कार इज रिटन एज 5802। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में से देखें वी केम बाय कार, इसको लिखा गया है 4928। नेक्स्ट है कैन वी बाय कार, तो इसका कोड है 5802, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ पर अब केम का कोड लैंग्वेज बताना है तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन जो वर्ड है उनके कोड फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन वर्ड है, पहला वर्ड है यहाँ पर वी, और यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो 2 भी है, ठीक है, और 8 भी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता वी का कोड क्या है। नेक्स्ट कॉमन वर्ड है यहाँ पर कार, तो फिर से यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है वो 8 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि वी और केम का कोड क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों कोड को छोड़ दें, यहाँ पर छोड़ दिया अगर हमने इनको, तो हमारे पास यहाँ पर दो केम वर्ड के लिए 2 कोड बचते हैं 4 या 9, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 ही वर्ड है केम और बाय, और यहाँ पर भी 2 डिजिट है हमारे पास 4 और 9। तो हमें नहीं पता कि केम वर्ड का जो कोड लैंग्वेज है वो 4 है या 9 है, ऐसे ही बाय वर्ड का 4 है या 9 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा कि केम वर्ड के लिए हम कोड लैंग्वेज को 4 में लिखें और इसको 9 में लिखें, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कैन कार बी चीप, इसको लिखा गया है 8153 और केम बाय चीप कार, इसको लिखा गया है 9841 के कोड में। तो अगर हम यहाँ पर भी कॉमन वर्ड देखें तो यहाँ पर कॉमन वर्ड है कार, तो यहाँ पर 2 वर्ड है कार, और यहाँ पर 2 हमारे पास कॉमन जो कोड दिए हुए हैं 8 और 1। हमें नहीं पता कि इनका कोड 8 है कि 1 है। नेक्स्ट कॉमन वर्ड है यहाँ पर चीप,
ठीक है, तो सेम वही कि हमें नहीं पता 8 है चीप का कोड या 1 है चीप का कोड। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर केम वर्ड है और बाय वर्ड है, यहाँ पर भी हमें 2 ही डिजिट दिए हुए हैं 9 और 4, यानी कि हमें नहीं पता केम जो वर्ड है उसको हम 9 से कोड करें या फिर 4 से कोड करें। तो यहाँ पर भी केम वर्ड को 4 और 9 से कोड किया जा रहा है, लेकिन हमें क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता यहाँ पर कि जो केम का कोड है वो 4 ही है या 9 है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो भी सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें अभी तक यहाँ पर यही नहीं क्लियर हुआ कि केम वर्ड का कोड क्या है, 4 है या 9 है। नॉर्मली हमारे पास एक ही कोड रह जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये इस वर्ड का कोड होगा, लेकिन अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि जो केम वर्ड है उसका कोड 4 है या 9 है। डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे, हु अमंग्स श्रेया, ज्योति, पिया एंड काजल इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो हमें श्रेया, ज्योति, पिया और काजल में से शॉर्टेस्ट बताना है कौन है। इससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है लीना इज टॉलर देन पिया एंड पिया इज टॉलर ओनली देन श्रेया। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है काजल इज टॉलर देन ज्योति एंड लीना इज टॉलर देन प्रिया, श्रेया इज नॉट अ टॉलेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए और हमें बताना है इन चारों में से कौन शॉर्टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लीना इज टॉलर देन पिया, यानी कि जो लीना है वो ग्रेटर देन है पिया के, एंड पिया इज टॉलर ओनली श्रेया। सिर्फ पिया ही है जो श्रेया से बड़ी है और इसे टॉलर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ओनली वर्ड यूज हुआ है, तो जब भी ओनली वर्ड यूज हो तो यानी कि यहाँ पर जो श्रेया है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ये शॉर्टेस्ट पर्सन है यहाँ पर श्रेया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें पता है सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, वो है श्रेया। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर श्रेया। तो अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट से जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है काजल इज टॉलर देन ज्योति, काजल इज टॉलर देन ज्योति एंड लीना इज टॉलर देन पिया। तो लीना इज टॉलर देन पिया, श्रेया इज नॉट अ टॉलेस्ट, तो श्रेया टॉलेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियस होगी कि वो शॉर्टेस्ट है प्रिया से भी। तो हमें यहाँ पर लीना और ज्योति का नहीं पता है कि इनमें से कौन स्मॉलेस्ट है और कौन सा टॉलेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह से स्टेटमेंट दी हुई है कि काजल जो ज्योति से और लीना से टॉलर है, और जो लीना है वो पिया से टॉलर है, और जो पिया है वो श्रेया से टॉलर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सबसे शॉर्टेस्ट है श्रेया। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट से आंसर फाइंड आउट हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट से भी और सेकंड स्टेटमेंट में से भी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमने यहाँ पर अकेले फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट से भी हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट से यहाँ पे अलोन जो है आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो रैंकिंग और ऑर्डरिंग से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग और यहाँ पर रैंकिंग और ऑर्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करें। डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे, विच डायरेक्शन इज अली फेसिंग। ठीक है, तो हमें बताना है कि अली का फेसिंग किस डायरेक्शन में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ केन हु इज करंटली फेसिंग ईस्ट टर्न 90 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट ही वुड फेस अ डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन विच अली इज फेसिंग। कैन पर्सन की हमें यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई है कि उसका करंटली जो फेस है वो ईस्ट में है, 90 डिग्री के हिसाब से उसने अपने राइट में टर्न लिया है और उसका फेस जिस पोजीशन में है एग्जैक्टली उसके अपोजिट पोजीशन में अली का फेस है। ठीक है,
सेकेंड स्टेटमेंट है इफ प्रिया हु इज करंटली फेसिंग साउथ, प्रिया है यहाँ पर एक पर्सन जिसका फेस अभी साउथ में है, वो टर्न लेफ्ट वॉक 1 मीटर, उसे लेफ्ट टर्न लिया और 1 मीटर वॉक किया उसने, एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न अगेन, फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया है, शी वुड फेस द सेम डायरेक्शन एज अली, अब जिस डायरेक्शन में उसका फेस है प्रिया का उसी डायरेक्शन में अब यहाँ पर अली का फेस है। अब हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे अली का फेस बताना है कि किस डायरेक्शन में है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कैन जो पर्सन है उसका फेसिंग ईस्ट में है इस टाइम पे, तो ये डायरेक्शंस हैं। सपोज कि कैन का जो फेस है वो इस डायरेक्शन में, हमें पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अगर कैन का फेस ईस्ट में है इस टाइम, सपोज कि वो यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है कैन, ठीक है, उसने टर्न लिया है अपने राइट से 90 डिग्री के एंगल पे, तो 90 डिग्री का एंगल यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसका राइट होगा ये साइड, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, ठीक है। तो उसने राइट टर्न लिया है, तो राइट टर्न लेने पे अब उसका जो डायरेक्शन है वो है यहाँ पर साउथ साइड, ठीक है। ही वुड फेस अ डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन विच अली इज फेसिंग, अब उसका फेस यहाँ पर साउथ में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अली का फेस है, ठीक है। तो यानी कि इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा नॉर्थ डायरेक्शन, अली का फेस है, अली फेसिंग इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्थ, ठीक है। तो अली का फेसिंग इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्थ में है। सेकेंड स्टेटमेंट में देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट में भी हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। प्रिया पर्सन है जिसका अभी फेस जो है वो साउथ में है, तो प्रिया का फेस अभी साउथ में है, तो यहाँ पर सपोज कि प्रिया है, टर्न लेफ्ट वॉक 1 मीटर, अब उसका फेस यहाँ पर साउथ में है, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया और उसने 1 मीटर की वॉक करी है, तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट देखें तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट, तो यहाँ से उसने 1 मीटर की वॉक की है, ठीक है। तो अभी जो उसका फेस है करंटली वो यहाँ पर अब ईस्ट में है, एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन, अब उसने उसका फेस जब ईस्ट में है तो उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है। तो इसका ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट टर्न लिया है प्रिया ने। शी वुड फेस द सेम डायरेक्शन एज अली, अब उसका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है, तो यानी कि जो अली का फेस है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है अली का फेस जिस डायरेक्शन में प्रिया का फेस है, तो इससे भी अली फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट से सेम ही आंसर आया, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 इन दोनों स्टेटमेंट में से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ आंसर होगा। आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हम दोनों ही स्टेटमेंट से इंडिविजुअली, दोनों स्टेटमेंट से हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो उन्हीं पर बेस्ड है जो अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं। डायरेक्शन कर लिया हमने, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग भी किया हम लोगों ने, ब्लड रिलेशन भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। जितने भी जहाँ क्वेश्चन आए अभी तक 5 क्वेश्चन, तो वो उन्हीं टॉपिक पे थे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इन टॉपिक्स पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास टॉपिक डेटा सफिशिएंसी का। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।